अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी के रूप में जहां घर को बनाती है, वहीं शैतानियत उसके ज़हन पर तारी हो जाए तो वो एक घर नहीं कई ख़ानदान उजाड़ भी सकती है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ ऐसा ही दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर घर की दो औरतों ने चाल रची, शौहर को कातिल बना दिया, रिश्तेदारों में कत्ल करवा दिया और पूरे इलाके में खौफ व हरास बर्पा कर दिया। वो क्या वाक़या है, आइए प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जहांगीर अली। जहांगीर अली। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे। करते क्या हो? मैं काम करता हूँ फैक्ट्री। कोई ना कोई काम तो सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड हो? अच्छा, नशा वशा भी करते हो? कोई नशा नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 31 साल। जिसको मारा वो रिश्तेदार था? हाँ जी। मारने की वजह? वो मेरी बीवी को तंग किया करता था। शाबाश। तो घर में किसी को नहीं बताया? बताया था उसके घर को, फिर पर वो नहीं ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਸੀ। तंग क्या करता था? ਵੀ ਤਜ਼ਾਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ बीवी ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। कहानी अच्छी घड़ रहे हो, अच्छी कहानी घड़ रहे हो भाई। तुम्हारी बीवी जो कह रही थी वो सच है? हाँ सच। यानी कि एक औरत ने तुम लोगों को लड़ा कर तुम अपने शौहर को कातिल बना दिया। तुमने तस्दीक की इस बात की कि इसमें सच्चाई क्या है? औरत झूठ भी तो बोल सकती है भाई, वो तुम लोगों की लड़ाई भी तो करवा सकती है 2 घरों की। नहीं वो क्यों लड़ाई करवाएगी? क्यों नहीं करवाएगी ये बताओ? भी नहीं ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। तुम लोगों का इख्तलाफ था ना गाड़ी पे कुछ दिन पहले? ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ। कितनी देर से तुम्हें शक था या तुम्हें तुम्हारी बीवी ने बताना शुरू किया था कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है? बीवी ने 3 तरीक वाले दिन मैंने दसा, जिस दिन मैं अपने भाई का मकलावा लेके आया था वापस, और तुमने 4 को मार भी दिया? 4 को मार दी। तो इसकी तस्दीक नहीं की तुमने? कोई महीना 15 दिन नहीं लिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है? यकीन था मुझे बीवी पे। तो भाई उसको वैसे डांट के देख लेते, क्या पता वो डर जाता। नहीं डरता उसने। 24 घंटे में तुम उनके घर लामा लेके भी चले गए जबकि उसकी वालदा ऑलरेडी घर नहीं थी। मेरी यानी कि भाभी ने, मेरी बीवी ने उसकी माँ को बताया था। उसके ये बात भी तुम्हें उन्होंने बताई? हाँ भी उनके घर दसिया। मर्द हो ना, बाहर फिरते हो ना, सिक्योरिटी गार्ड भी रहे हो, समझदार भी हो, तो इतनी अकल काम नहीं की कि औरतों की बात पे ठीक है। तुम्हारी बीवी सच भी कह रही होती, तुम्हारा काम नहीं था कि रिश्तेदारी का मामला है, बाहर जाकर 4 मर्दों को बिठाकर बात कर लूं? वो मैडम किसी की बात नहीं मानता था। यो तुमने बात की और उसने नहीं मानी? किसने? मैंने तो फिर बात की ही नहीं थी। कर लेते ना, अपने पास से मफरूजा क्यों घड़ रहे हो? बात करके देख लेते, 4 रिश्तेदारों को बिठा लेते। मुझे ना ये बात समझ नहीं आ रही कि 3 तारीख को तुम्हें सारी बात का पता चल रहा है, 4 को तुम बंदे को घर से बुला के उसको मार के उसको गड्ढे में दफना रहे हो। ओ भाई, एक रिश्तेदार, ऊपर से उनका तुम पे एहसान कि उन्होंने अपने गांव में लाके तुम लोगों को सेट किया। तुम लोग उनका एहसान मानने की बजाय अगर उनके घर से कोई ऐसी चीज थी भी सही, तुम्हें पता था भी सही, या ये मैं एक फर्ज किया पे बात कर रही हूँ कि अगर कुछ था भी सही, तो मैं बीवी पे अंधा यकीन था भी, तो तुम्हारा काम था तुम उसे पकड़ के फैंटी लगा लेते, 4 बड़े घर के इकट्ठे करते। तुम कहते जी ये मामला है, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। जो गुस्से में इंसान बोलता है, ऐसा कुछ किया होता मुझे समझ आती बात। तुमने डायरेक्ट पहला फायर ऐसे निकाला जैसे वो इंडिया और तुम पाकिस्तान हो, और तुम 0 लाइन पे खड़े हुए हो। मुझे तो ये बात ही कहीं से नहीं समझ आ रही। सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, मेरे कैमरामैन से लेके ये लोग, हम हर बंदा एक एक खानदान रखता है। हमारे खानदानों में कोई ऊंच नीच हो जाए या देखने वाले नाजरीन भी, तो इंसान पहले बिरादरी के 4 लोग इकट्ठे करता है, खानदान के 4 लोग इकट्ठे करता है, या अगर नहीं करना तो जिस बंदे से इख्तलाफ होता है उसके साथ कुछ झड़प करता है। तुमने जो तरीका है वारदात इख्तियार किया है, इसके पीछे मुझे तो कहानी कुछ और लग रही है। और कोई दी वजह ही नहीं हो सकती मैडम। तो फिर तुम्हें इतना इश्तियाल कैसे आ गया? तुम्हारी बीवी का अल्लाह ना करे उसने कोई आगे ऐसा गलत काम तो नहीं कर दिया था कि तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं थी उसको देने के लिए? एक छेड़छाड़ तक की बात थी ना, जुबानी कलामी, वो भी तुम्हारी बीवी के बकौल। तुम्हारे पास इसका सबूत कोई नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं, कुछ 4 गवाह कोई नहीं, कोई बात नहीं है।
तुम ने 24 घंटे के अंदर ये फैसला कर लिया कि तुम ही अकले खोलो और तुमने उस बंदे को मार देना है। क्यों? अब तुम अपनी बीवी के वाले मैटर की प्ली मत लो, इस पे तुम बच नहीं सकते। जो किया वो बहुत बड़ा जुर्म है। बिल्कुल। दफा तुम्हें वही जो लग गई है, कन्फेशन वही जो तुमने कर ली है। अब असल वजह बताओ क्यों मारा है? मैडम जी और कोई वजह बनती नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। मुझे जानते हो ना अच्छे तरीके से? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। पता भी होगा फिर मैं कौन हूँ? तो ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। पता है ना? तो ये भी पता होगा कि मेरे प्रोग्राम में इन्वेस्टिगेट करके चलाती हूँ। सही है। झूठ की तो गुंजाइश में चलाती नहीं हूँ। बिल्कुल झूठ होना भी नहीं चाहिए। तुम समझते हो कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तुम ये बात करोगे वो मान जाएंगे? तुम्हें पता है झूठ और सच का एक टेस्ट भी होता है। इसलिए शराफत से सच बता दो मुझे ये बात समझ कहीं से नहीं आ रही कि तुम्हारी बीवी का मामला है। और ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना वो? मेरा एडा खास दोस्त नहीं सी। किसका था? छोटे भाई का। छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था, यानी छोटे भाई का दोस्त भी तुम्हारे भाइयों की तरह ही है जी। अगर यही तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई के मुतालिक तुम्हारी बीवी कहती तो क्या तुम अपने छोटे भाई को भी ऐसे ही कत्ल कर देते? यकीनन वो ऐसा होगा, क्योंकि अगर उसके दोस्त पे तुम्हें इतना शक है तो दोस्ती तो होती उसी से है जो खुद भी वैसा हो। तो क्या अपने छोटे भाई को कत्ल कर दोगे? नहीं। तो उसके लिए क्यों? ये गैरत सिर्फ बाहर वालों के लिए जागती है। तुमने एक बार भी पलट के सोचा कि यहाँ पे रिश्तेदारी है, औरतें उस घर से आपस में औरतों की झड़प हुई हो और मुझ तक बात कोई और आई हो? नहीं, औरतें कभी नहीं लड़ी। नाज़रीन, ये कहता है कि औरतों की लड़ाई कभी नहीं हुई। ये कहता है कि हमारा उनके साथ कोई और तनाज़ा नहीं था, किसी किस्म की कोई झड़प नहीं थी। ये कितना सच बोल रहा है, इसके लिए पहले मैं मुदई फैमिली की जानिब आपको लेके चलूंगी, फिर आपको सच्चाई दिखाऊंगी। उन लोगों ने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया है। अब हम भी चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इतनी सज़ा इन्हें मिले कि इनकी रूह कांप जाए, जैसे इन्होंने हमारे भाई के साथ किया है। मुंह नहीं दिखाया गया सारे भाई दा, सानू सारे भाई दा मुंह भी। साडा भाई सी सानू तो बस इंसाफ चाहिए अपने भाई दा। आपको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे आप लोगों को। वो सफाक लोग कहते हैं जो मुलजिम पकड़ा गया कि जी मेरी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुक था, मैंने तो इसलिए मारा। आप माँ हैं, माँ से ज्यादा औलाद को कोई नहीं जानता। नहीं, मैनू सब पता है। उस जेड़ा अपनी बीवी ते इल्जाम लांदा पिया ना, उसके 5 बच्चे, 5 बच्चों की माँ है। अच्छा। हाँ जी, उसका जोड़ नहीं है। वो 25 साल का, वो माशाल्लाह पूरी औरत है। 5 बच्चे ने, 3 बच्चे उनके गुम भी अल्लाह दी रज़ा हो गई है। 2 बच्चे उनके कोल ने, एक बच्चा उनका पागल, एक सही है। आपके बेटे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? वो बस पता नहीं कि शादी सी इत्थे किते सानू तो हुण बस तू मैं बुलांदे आंदे ने भी इस तरह भी बोले ने गड्डी दे झगड़े तो। अच्छा। ਅਸੀਂ मैं तो गारी नहीं, मैं कार ਹੁੰਦੀ ਤੇ मैं तो करे कोई ठीक। कहते हैं ज़बान खलक नकारा खुदा होती है। आप लोग क्या समझते हैं? अल्लाह को जान देनी है, हक सच की बात करनी, किसी एक की तरफ नहीं बात करनी। बिल्कुल। क्या समझते हैं कि क्यों कत्ल किया गया इस बच्चे को? इस मुंडे का कोई लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं था, जनानी के साथ। अच्छा। वैसे उन्होंने कत्ल किया। वैसे कोई वजह तो होती है। ये लड़े हुए थे यहाँ पे। अच्छे दोस्त, हम इस मोहल्ले के रहने वाले हैं। अच्छा। हमने आज तक उस मुंडे को ऐसा नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं। आपने भाई कुछ महसूस किया? कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि वो मुलजमान भी कह रहे हैं कि नाजायज़ ताल्लुक था मेरी बीवी के साथ। ये हमारी जाती जगह है, काफ़ी अरसे से हम यहाँ शुरू से रह रहे हैं इधर। हाँ। ये लड़के भी हमारे पास यहाँ आए हैं, तकरीबन 15 साल हो गए हैं। हमने आज तक इस लड़के को ऐसा नहीं देखा कि कोई गलत काम किया हो या किसी का पूरे गांव में से कोई ऐसा मसला आया हो सामने। तो ये सारा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। इल्ज़ाम की वजह क्या समझते हैं आप? मैडम, इल्ज़ाम की वजह तो हमें नहीं पता चला, लेकिन ये है कि असल में इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, तो आपस में ये रिश्तेदार भी हैं, कोई पुरानी दुश्मनी लगती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहीं के रहने वाले हैं, पुरानी दुश्मनी भी तो इल्म में होगी आपके। असल में ये लाहौर से आए हैं, ठोकर से, तो आपस में रिश्तेदार हैं। तो न्यू जो लड़ाई है वो ये थी कि इनकी शादी थी, यानी मरने जिन्होंने मारा ना उनके छोटे भाई की शादी थी। तो वो
गांव में देहात में होता है कि कार वगैरह करवाई थी उसने, तो वो उसने मुझे सीट नहीं दी, वो आपस में वहाँ पे गुत्थम गुत्था। इस बात पे कोई किसी को मार कैसे देता है? 4 तारीख को बच्चा जो है ना यहाँ से यानी गायब हुआ, तो माँ बाप देहात के लोग हैं, माँ बाप ने समझा फैक्ट्री में चला गया। 1-2 दिन तो इन्होंने गौर ही नहीं किया। 2-3 दिन के बाद इन्होंने ढूंढना शुरू किया, तो वो इर्द गिर्द देखा तो ये साथ ही हमारे ना कमाद यानी गन्ने की फसल है, तो वहाँ पे भी ना ढूंढते ढूंढते वहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ था, तो वो शक हुआ कि वाकई कहीं उसके लिए ना खोदा हो। तो साथ इधर एक और गन्ने की फसल है, वहाँ पे भी ढूंढा तो नहीं मिला। तो आखिर इन्होंने उनको जो है ना यानी कातल पार्टी को ये कहा कि तुम्हारा ये दोस्त था, क्लोजली फ्रेंड था, तो इसलिए आप बताएं यहाँ से। तो वैसे भी जो ना पुलिस ने जो मोबाइल ट्रैकिंग देखी तो उनकी लोकेशन जो है ना बच्चे की आखिरी लोकेशन यही आ रही थी इस कम्युनिटी में, यानी यहाँ से बाहर नहीं थी। तो इन्होंने फिर उन पे ज़्यादा जोर दिया कि तुम क्लोजली फ्रेंड हो, बताएं। उन्होंने मान कुरान दे दिया जो गांव में होता है देहात में कि मेरी रजिस्ट्री ले लें, कुरान मजीद ले लें। कुरान मजीद भी उन्होंने उठाया कि हम जो है ना आपके वो नहीं हैं। तो आखिर वो ढूंढते जब ढूंढा गाँव में तो अब वो भागे हैं यहाँ से, तो इनको शक हो गया कि उनका घर तो देखें ज़रा। तो हम 5-10 लोग चले गए उनके घर में, तो जब तलाशी लेनी शुरू की तो वो घर में जिस तरह बर्तन पड़े हुए थे या जिस तरह वो क्या कहते हैं सब्जी पड़ी हुई थी उसी तरह ही छोड़ गया वो। अच्छा, उसी तरह छोड़ के यानी भागे हैं। अच्छा। तो जब वो गए तो एक दोस्त जो है वो गुजरने लगा जब उनकी मुआशी वाली हवेली में से, तो वो एक पुराना सोलंग लगा होता है यानी ईंटों वाले उसको सोलंग कहते हैं, तो वो पुराना लगा हुआ था, एक ताज़ा लगा हुआ था। जब वो वहाँ से गुजरे तो उनका जो पाँव है ना वो नीचे चला गया, अच्छा, जमीन में धंस गया। अच्छा। तो वो दोबारा फिर उसको चेक करने के लिए फिर दोबारा उसने अपनी एड़ी को मारा तो वो और मजीद हो गया। तो वहीं पे शक हो गया, वो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे तलाशी तो लें, देखें तो सही तरह। वो थोड़ा सा देखा तो फिर मकामी पुलिस को बुला लिया, मकामी मीडिया आ गई, तो वो लाश बरामद। यानी कि अगर आप लोग उनके घर में उस दिन ना जाते तो कोई पता नहीं चलना था। बिल्कुल, अगर वो भागते ना यहाँ से और हम लोग उनके घर की तलाशी ना लेते तो नहीं पता चलना था। काफी शातिर कातिल हैं। बहुत बहुत शातिर लोग हैं। इस तरह जो है ना, मैं आपके न्यूज़ चैनल के दोस्त से वज़ीर-ए-आला पंजाब प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमारा इलाका बड़ा पुरअमन है, लेकिन उस दिन से यकीन करें बच्चे जो हैं वो बहुत डरते हैं, बाहर निकलने से भी पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ज़ाहिर खौफ और रास फैल जाता है पूरे इलाके में। आप जानते हैं मुल्ज़िम पार्टी को? एक दोस्त ने दोस्ती के नाम पर धब्बा लगा दिया, अपनी बीवी के साथ नाजायज सलूकात की शुबा पर अपने ही दोस्त को बेदर्दी से डंडों के वार से कत्ल कर दिया। अगर उसे अपनी बीवी पर शुबा था तो वो अपनी बीवी को कत्ल करता, उसको भी कत्ल करना उसको नहीं बनता था। दीन और दुनिया आपके साथ ये मजहबी स्कॉलर खड़े हैं, उसकी भी इजाज़त दीन नहीं देता। आप इस बात को परवान मत चढ़ाएं कि हम ऑनर किलिंग यानी औरत माँ है, बेटी है, बहू है। दीन में इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर खामद को औरत पे बदकिरदारी का शुबा है तो वो उसको पहले समझाए, ना समझे तो कमरा अलग कर ले, बिस्तर अलग करे, फिर वहाँ से कमरा अलग करे। तब भी ना समझे तो मुसवाक के बराबर छड़ी से हुक्म दिया गया है, तब ना समझे तो तलाक का हुक्म है, कत्ल का फिर भी नहीं है। ये 2 साल पुराने दोस्त से एक ही प्लेट में खाते थे। इन्होंने बहुत जुल्म किया। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हकाइक पर मबनी आज का पुकार मैं आपको दिखाने जा। क्या मजहब इजाज़त देता है किसी को ऐसे कत्ल करने की? नहीं, हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशक उस दौर में भी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आते थे तो उनको सज़ा दी जाती थी काजी के तौर पे। इसी तरह अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वही कानून, हम मुसलमान हैं, हम कुरान पे ईमान रखते हैं, आका अलैहिस्सलाम की हदीस पे ईमान रखते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह मतलब कि कानून 1 मिनट की भी इजाज़त नहीं देता कि इंसान खुद से फैसला करे। एक और सवाल मेरा बहुत ज़रूरी है। लोग अपने झूठ को छुपाने के लिए अल्लाह की उतारी गई पाक किताब पर हर्फ दे देते हैं और अपने झूठ वो उसको जामिन बना के ले आते हैं। क्या इसकी इजाज़त है? नहीं, झूठ तो झूठ है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि झूठ बोलने वाला मुझ में से नहीं है, और किताब हम कुरान का इस्तेमाल करना है इसमें। और यही तो एक ट्रेंड बन गई, ये जहालत का जो माना जाए कि ये
نہ پڑھنے کی وجہ سے, دین کے نزدیک نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی ہم جہالت والی باتیں کر جاتے ہیں کہ قرآن کو قرآن نہیں سمجھتے, حتیٰ کہ ایون کہ یہاں تک ہے کہ قرآن پاک کی تو سچی بھی قسم نہیں اٹھانی چاہیے, تو لوگ تو جھوٹ کے مبنی چیزوں پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ پاک ایسے گھنونے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم ہوا, اور میں بھی ایک عزت دار شہری ہونے کے ناطے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور ہمارے پرائم منسٹر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, اور جو قانون کے دائرے میں رہ کر ان کی سزا ہے وہ دینی چاہیے. آپ کے علاقے کے امام مسجد ہیں, اس سے آپ فتویٰ لے سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے دین کی روشنی میں, قانون کی روشنی میں. عدالتیں ہیں بھائی, اب تو زنا کے لیے پرچہ ہو جاتا ہے, دونوں کو سزا ہوتی ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ معاشرے میں کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں تو آپ خود, کیونکہ ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گناہ کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے, تو اگر ہم خود اپنے گناہوں پر روشنی ڈالنا چاہیں تو پھر تو پہلے واجب قتل ہم خود سارے ہوں گے. اس لیے کسی کا قتل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ میں, آپ یا کوئی نہیں کر سکتا, یہ صرف جج کے پاس اختیار ہے. دنیا سے رسوا ہونے کا اور ہم غلط کاریوں میں جانے کا سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہیں, جس کی تعلیمات پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی, اور در بدر ہمارے پاس وہ حدیث کی شکل میں, قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے, مگر ہم اس دین سے دور ہیں. اسی لیے ہم پہ مصیبتیں بھی ہیں, ہم پہ آفتیں بھی ہیں, اور شیطان کا گرفت بھی ہم پہ زیادہ ہے. شیطان کی گرفت بھی ہم پہ زیادہ ہے, لیکن اس میں اہم کردار کس کو ادا کرنا چاہیے جو عام سادہ لو عوام کو سمجھا سکیں. ہم مساجد میں جاتے ہیں, بات ہے صرف جانے کی. علماء کا کیا کردار ہے اس میں؟ جب آپ مساجد میں نہیں جائیں گے تو علماء کیا کریں گے؟ وہ تو جو ممبر رسول ہے جس کے وہ وارث ہیں اس پہ بیٹھ کے وہ قرآن و پاک کی تعلیمات اور درس دے رہے ہیں, مگر ہماری بدبختی ہم والدین بچوں کو نہیں تلقین کرتے. ہم بچوں کو اچھے رستوں پہ اگر کسی برے کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس بچے کو روک دیا جائے کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں جاتے. نماز کے ٹائم پہ بچہ کریپٹ لڑکے کے ساتھ اگر پھر رہا ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالم دین, الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان میں الحمدللہ مساجد میں علماء کرام موجود ہیں, تو ہمیں خود چاہیے کہ اپنے بچوں کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کے اور ان کو بتائیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ کیا بتاتا ہے. یہ تو انڈیویجول ہر انسان کا فرض ہو گیا نا. میں علماء کا کردار پوچھ رہی ہوں, وہ کیسے کردار مزید ادا کرنا چاہیے؟ جی, علماء کو چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ زیادہ سے زیادہ روشنی ڈالنی چاہیے, کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جو اس کی روشنی میں اپنی بھی تعلیمات کو جاری رکھے گا وہ قطعاً ایسا کام نہ کر سکتا ہے, نہ وہ کوئی گناہ کا کام کر سکتا ہے, اور نہ کسی کو گناہ کی دعوت دے سکتا ہے. شمشیر صاحب, جو یہ کہانی مجھے سنا رہا ہے کہ جی میری بیوی کو چھیڑا, میں نے اس لیے مار دیا, اس کے سامنے بیوی کو چھیڑا نہیں, بیوی نے اس کو صرف بتایا, اس پہ اس نے اس کو پوچھا نہیں, رشتہ داری تھی, کلوز رشتہ داری تھی, کسی کو بڑے کو بٹھا کے نہیں پوچھا, اور ڈائریکٹ اس نے بندہ مار کے اس کو دفنا دیا. اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس نے ہمیں جو اپنی بات بتلائی کہ میری بیوی نے مجھے 3 تاریخ کو بتایا کہ ایسے یہ بندہ جو لڑکا وکیل ہے یہ مجھے تنگ کرتا ہے تیزاب کی بوتل کے حوالے سے, یا دوسرا اس نے جو بیان دیا, اس سارے کو ہم ڈیپلی دیکھ بھی رہے ہیں. کاز آف ڈیتھ بھی پوسٹ مارٹم میں وہی آئی ہے. کاز آف ڈیتھ ہیڈ انجری ہے, سر کے اوپر اس کو ڈنڈے لگے ہیں, وہ آئی ہے. جی ٹھیک ہے, اس کی بیوی کو بھی شامل تفتیش تو کریں گے آپ اس معاملے کی؟ ایک زندگی چلی گئی ہے جس کے کہنے پہ, اس کی بھابھی کے کہنے پہ, اس کی بیوی کی اور اس لڑکے کے آپس میں کوئی ٹیلی فونک تعلقات یا کچھ ایسا ابھی تک سامنے نہیں, ایسا اس کی بیوی کے پاس کوئی نمبر نہیں ہے. محلے سے پوچھ گچھ تو کی ہوگی, آپ نے کہتے ہیں نا زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے, تو کیا وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس کی وائف کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ؟ کیونکہ آس پڑوس کے لوگوں کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں ہمارے, خاص کر اس پاکستانی کلچر میں, سوسائٹی میں, دیہی علاقوں میں, محلہ سسٹم میں, تو اگر ایسا کچھ تھا کہ آس پاس کے لوگوں نے کچھ دیکھا؟ نہیں, ایسا وہ کریں گے شامل تو. شمشیر صاحب, آپ کو تو لوگوں نے کچھ بتایا یا نہیں بتایا, یا آپ نے ابھی لوگوں سے پراپر انٹروگیشن کی یا بعد میں کریں گے ان کو شامل تفتیش؟ میں نے اپنے طور پر علاقہ مکین اور وہاں کی معزز شخصیات سے پوچھا, جو ان کے گھر کے آس پاس گھر تھے ان سے پوچھا. لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کا تنازع کچھ اور تھا اور اس نے بیس بنایا ہے اپنی بیوی کو, اور اب یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیا ابھی تک اس کے منہ سے کوئی ایسی بات یا کوئی چیز آپ کو محسوس ہوئی؟ وہ وجہ انشاءاللہ وہ جو بھی ہوگی وہ سامنے لے کے آئیں گے. وجہ جو بھی ہوگی سامنے لے آئیں گے. میرا خیال ہے شاید اس کی یادداشت واپس آ گئی ہو, تو اسی سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں بھائی, کچھ یاد آیا؟ اور نہیں جی, ہو گئی جو میں پہلے کہہ چکا. کیا کہہ چکے ہو؟ یہ بیوی کو تنگ کیا کرتا تھا اور تمہیں پتہ چل رہا ہے 24 گھنٹے پہلے.
बंदे को तो इश्तियाल आने में, प्लानिंग करने में 2-3 दिन चाहिए होते हैं। किसी को कत्ल करना है, वो भाई यहाँ पे कोई गोश्त की दुकान नहीं है जो फट्टे पे रख के गोश्त काट देना है। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਨੀਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾੜਨ ਦਾ। वैसे तुम ज़हनी और जिस्मानी तौर पे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो, कोई मिर्गी के दौरे शौरे तो कोई नहीं दौरा नहीं, पड़ते, कोई कोई डिप्रेशन तो नहीं होता, कोई नींद की गोलियां तो नहीं खाते। नो। अगर तुम जिस्मानी तौर पे बिल्कुल तंदुरुस्त हो, एक सेहतमंद इंसान हो, तो जिस तरह से तुम्हें सारी बात का पता चला था, तुमने उसके वालिद को उसको कत्ल करने के बाद जो बुला के हलफ दिए, वो तुम पहले भी बुला के उनसे ले सकते थे। मैंने नहीं दिए मैडम, वो मेरे भाई ने दी, उन लोगों को पता नहीं था ना, उन लोगों ने दिए, मैंने नहीं कुछ। तुमने कुछ नहीं कहा? यानी कि मुझे अकेले को पता था बस। तुम साथ मिलकर ढूंढते नहीं रहे? हाँ ढूंढता रहा। तुम्हें उस वक्त भी शर्म नहीं आई कि तुमने क्या किया? बस फिर जिमें ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ क्या होता है? यानी कि इंजी फिर दुनिया ते जो ड्रामा होता है, यानी कि जिमें बंदा शक ना। तुम जो मुझे अभी तक की कहानी सुना रहे हो और तुम फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इनसेन नहीं हो, तुम्हें कुछ दौरे नहीं पड़ते, और तुम्हें अगर पता चला कि मेरी बीवी को सिर्फ छेड़ा गया, तो इस पे इतना बड़ा रद्द अमल तो बनता नहीं था जो तुमने दे दिया। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, यानी कि ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। तुम्हें 6 माह से पता था? नहीं, मुझे 6 माह था। तुम्हें एक दिन पहले पता एक चला दिन ना? पहले पता। तो इसमें 6 माह में कितनी सदाकत थी, इसको वेरिफिकेशन करने की कोशिश नहीं की? ये ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। मैं जो पूछ रही हूँ तुमसे, नहीं मैं नहीं पूछा किसी ने। तुमने किसी से नहीं पूछा? नहीं, मैंने। तुमने उसको सीधा घर बुलाया, उसके सर में इतने डंडे मारे, इतने डंडे मारे कि उसको जान से मार दिया। उसे मारा कैसे था? ऐसे ही जैसे आप कह रही। मैं मौके पे थी, ਮਸਲਨ मैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी ਉਹ है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਗੜ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਇੱਟਾ ਉੱਟਾ ਪਈਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਸੋਲੰਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੋ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਮੈਂ 1-2 ਲੱਕੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਵੀ 2 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, 2 ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੋ ਬਾਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟਾਰਚ ਬਾਲ ਤੇ ਉਹ मर गया। रात का इंतखाब ही क्यों किया था? दिन में भी बुला के झगड़ सकते थे। फिर किसी से झगड़ने के लिए गुस्से में कोई छोटी मोटी स्टिक बंदा मारता है, इतना मोटा बाला कोई नहीं मारता। इसका मतलब है कि तुम इंटेंशनली उसे मारना चाहते थे। लड़ाई झगड़े में शोर शराबा होता है और दीवार के साथ दीवार सब घर हैं। ये कौन सी लड़ाई झगड़ा था जिसका ना तुम्हारे घर वालों को पता चला, ना आस पड़ोस में पता चला, ना कोई चीख पुकार हुई, ना किसी को कोई आवाज गई? आस पड़ोस कोई भी नहीं, पीछे भी कोई घर नहीं, साइड पे भी कोई नहीं, सामने भी कोई नहीं। तुम्हारे घर के साथ 3 घर भाइयों के हैं ना आपस में? आपस तो में। क्या तो सबको बेहोशी की दवाई दी हुई थी? नहीं ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਗਾਇਬ ਆਦਾ ਸੀ, ਵਾਇਆ ਆਦਾ ਸੀ ਵੇਲੀ। और कितना गवाया था? कोई है कोई 1 एकड़ का वाया? मैं देख के आई हूँ कितना गवाया था। 2-3 दिन मरले जगह सारी बेवकूफ समझा मैं हम सबको। मैं यहाँ चीख रही हूँ ना, साफ वाले कमरे में आवाज जा रही होगी। ये कौन सी लड़ाई है जिसकी आवाज ही नहीं थी? फिर वो मर जाता है, फिर उसके बाद तुम्हारे हाथ पांव नहीं फूलते, तुम्हारे औसान खता नहीं होते, तुम कमरे के अंदर जाके पहले जमीन को खोदते हो, फिर वहां उसको नहीं दफनाते, वहां से इरादा तर्क करके उस जमीन को बंद करते हो, फिर उसकी डेड बॉडी को लाकर बाहर सेन में जमीन खोदते हो, वहां दफनाते हो, ऊपर मिट्टी फेंकते हो, ऊपर सोलिंग लगाते हो। जिस बंदे से लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसा हो जाए, वो लेके उसे अस्पताल भागता है, उसके लिए कब्र का इंतजाम नहीं करता। फिर तुम सारे लोग मिलकर उन्हें हलफ देने गए, फिर उनके साथ मिलकर ढूंढते रहे, ड्रामेबाजी करते रहे। हो सकता है तुमने उसको जिंदा को अंदर फेंक दिया गड्ढे के अंदर। हो सकता पर मैनू नहीं लगता। यानी कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार थे कि मैंने इसे कत्ल ही करना है। फिर क्या किया था तुमने? गड्ढा खोद के उठे जाने। बीवी को बताया था घर जाके कि मार आया हूँ? नहीं जी, मैंने नहीं बताया। तुम्हारे साथ तो घर ही है, अंदर कमरे हैं सारे, बीवी को आवाज भी नहीं गई? नहीं, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता? मैं हैरान हूँ इस शख्स की साइंस पर, इसकी अमल पर, कि ना इसके घर में किसी को पता चल रहा है जो कुछ ये कर रहा है, ना इसका जहन था, लेकिन बंदा मर गया, इसने उसको दफना भी दिया, फिर ये पकड़ा भी गया, और अब ये जिस तरह से मुझे बता रहा है इसको नदामत भी कोई नहीं है। इसने जहाँ पर ये घिनौना अमल किया, इसने उस लड़के को कत्ल किया, उसके बाद उसे वहाँ पर दफनाया या गड्ढे में फेंक दिया, ऊपर से मिट्टी डाल के फर्श लगा दिया, सोलंग लगा दी, वो जगह आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जाए, ये वो जगह है जहाँ पर
اس مقتول کو تشدد کر کے پھر اسے قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس جگہ پر اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا. وہ جگہ کون سی ایگزیکٹلی میں آپ کو دکھاتی ہوں. میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ان کی بھینسیں رکھنے کی جگہ ہے اور پہلے وہ اندر کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس کو اندر دفنایا جا سکے, اندر اس کو زمین میں گاڑا جائے, لیکن وہ اندر کوشش ان کی ناکام ہوئی. آئیے میرا کیمرہ مین وہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں. ابھی بھی یہاں پہ اسمیل ہے اور کھڑا نہیں ہوا جا رہا. اندر کوشش کی اس جگہ پر, لیکن یہ بھی جی دیکھیں کیونکہ تازہ اس کو سارا وہ سیمنٹ لگائی ہوئی ہے, یہاں پر ان کی کوشش ناکام ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اس جگہ پر اس کو یہاں پر گاڑ دیا. یہ گڑا ہے اور کافی گہرا ہے, کوئی کفن نہیں, کوئی غسل نہیں, کچھ نہیں, بس قتل کیا اور گاڑ دیا. یعنی کہ وہ اپنا جرم اپنے ہی گھر میں چھپائے بیٹھے تھے کہ ان کے گھر کے اندر ان کی اجازت کے بغیر نہ کوئی آ سکے, نہ کوئی دیکھ سکے. اور وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں جانور بندے ہوتے تھے تو یہ جگہ جو انہوں نے دوبارہ اوپر سے مٹی ڈال کر اینٹیں رکھی تھی یہ بھی پرانی جگہ کے ساتھ مل جاتی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی کہ وہ بچہ, وہ جس کو ماں ڈھونڈ رہی ہے, بہن ڈھونڈ رہی ہے, بھائی ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اس وقت منو مٹی کے نیچے ہے. میں حیران ہوں ان صفاق درندہ صفت لوگوں پہ کہ ایک یہ جرم کرتے ہیں, پھر جرم کو چھپانے کے لیے ایسے ہوچے ہتکنڈے استعمال کرتے ہیں. پھر ان کے ہوچے ہتکنڈوں میں پوری فیملی, پورے خاندان کے خاندان شامل ہو جاتے ہیں. یہاں پر جس ماں کا لخت جگر تھا, جب اس ماں نے یا اس کے بھائی نے جب یہ گڑھا دیکھا ہوگا تو ان پر کیا بیتی ہوگی, کیا گزری ہوگی. اپنے بچے کا چہرہ, اپنے بھائی کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار آیا ہوگا. تعفن کی بدبو آج بھی اتنی ہے کہ ڈیڈ باڈی نکالنے کے اتنے دن کے بعد بھی یہاں کھڑا ہونا ناممکن سی بات ہے. میری وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ ایسے عناصر جو ہمارے اس وطن میں صرف درندگی ڈھا رہے ہیں انہیں جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیونکہ جب میں ہر ماں یا بیٹی بہن کو سسکیوں میں, اشک بار آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو میرا اپنا دل دہل جاتا ہے. تو سوچے جن پہ گزرتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہو. اسی میسج کے ساتھ مجھے نیلا زکا کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.